दोस्तों, किताबें के ऑडियो बुक्स में हम सुन रहे हैं मुझे चांद चाहिए। आज सुनिए उसका चौथा भाग, अभिशप्त सौम्य मुद्रा। तीसरे सप्ताह तक एक नई वर्षा का जन्म हो चुका था। उठते बैठते सोते जागते उसकी चेतना पर सौम्य दत्ता ही छाई रहती। हाँ, अंतिम कास्टिंग में उसे यही भूमिका दी गई थी। पहला दृश्य दोपहर ढले का था। सौम्य दत्ता खिड़की के सामने खड़ी है, उदास। बाहर पक्षियों की चहक। दासी आकर सूचना देती है, सीमावर्ती ग्राम से नटों का समूह आया है। देवी अपने खेल दिखाने की अनुमति चाहता है। सौम्य मुद्रा पल भर चुप रहकर कहती है, मन नहीं है चारू, उपयुक्त पुरस्कार देकर उन्हें विदा कर दो। दासी, उनके साथ तंगमाला नर्तकी भी है। उनका मयूर नृत्य देखने की आपने इच्छा प्रकट की थी। सौम्य दत्ता, तरंगमाला से मेरी ओर से क्षमा मांग ले चारू, कहना राजकुमारी स्वस्थ नहीं है। दासी, आपको हुआ क्या है देवी? सौम्य दत्ता, पगली, जानती होती तो उपचार न करती। दासी, आपको किसी बात का कष्ट है? सौम्य दत्ता, उदासी का ऐसा धुआं मेरे अंदर भर गया है जो बाहर निकलने के लिए कोई गवाक्ष नहीं पाता। दासी, गवाक्ष हैं ये दोनों सलोने नैन, इन्हीं से होकर प्रियतम की उष्मा भीतर आएगी और उदासी के धुओं को आह्लाद की सुगंधनी में बदल देगी। दूसरे दृश्य में सौम्य मुद्रा के कक्ष में आधी रात को प्रकाश देखकर पिता प्रसेनजीत आते हैं। दुलारी बेटी की को नींद नहीं आ रही है, यह चिंता प्रबल होती है इस दुखद समाचार से कि सौम्य दत्ता को राजकुमार विक्रम का विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। प्रसेनजीत, बेटी, हर आयु की अपनी आवश्यकता होती है। बचपन में तुम्हें कपोत और मृगशावक से खेलना भाता था, अब तुम्हें भावना की उष्मा चाहिए। सौम्य दत्ता, तात, मैं क्या करूं? किसी की दृष्टि मुझमें भावना की उष्मा नहीं जगाती, किसी का स्वर मेरी कामना में सिहरन के तार नहीं छेड़ता। मैं अपने आप से पूछ पूछ कर थक गई हूं कि मेरे भीतर ऐसा भावनात्मक शून्य क्यों है। रात को वर्षा इधर अपने कमरे में सोच रही थी, अगर सौम्य दत्ता सिर्फ सौम्या होती और प्रसेनजीत होते राजकीय पाठशाला के प्राध्यापक तो दृश्य कुछ इस तरह होता। प्रसेनजीत, दुष्टे, आधी रात को तेल फूंक रही है। सौम्या, नींद नहीं आ रही तात, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अपने ब्याह की चिंता सता रही है। प्रसेनजीत, कल तुझे देखने कुशीनगर के लिपिक कुमार विक्रम आ रहे हैं। सौम्या, वह तो लंगड़े और काने हैं। प्रसेनजीत, देख सौम्या, राम जी की गाय जिस तरह खूंटी पर ले जाए चुपचाप बंधे जा। तीसरे दृश्य में सौम्य दत्ता और मयंक दत्त की पहली भेंट है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, पर दोनों ही असमंजस में है। सौम्य दत्ता को लगता है कि मयंक इतना सुदर्शन सुप्रसिद्ध कवि है, उसकी अवश्य कोई प्रेमिका होगी। मयंक को आशंका है कि राजकन्या सौम्या का कोई प्रिय पात्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। मयंक जैसे अकिंचन का उसके जीवन में क्या स्थान? सौम्या के संकेत पर चारू मयंक का मन टटोलती है और मयंक के संकेत पर विदूषक गिरिभट्ट सौम्या का। आगे सौम्या तथा मयंक के बीच बढ़ते हुए प्रेम एवं विश्वास के 3 बहुत सुंदर दृश्य हैं। वर्षा पर क्यों नाटक इस तरह छा गया, इसकी थोड़ी छानबीन की जा सकती है। इसके लिए यह कटु यथार्थ से मखमली पलायन था तो अस्थायी, पर उतने ही देर में उसके मन की शांति और संतोष के नए क्षितिज खोलता था। इसके निमित्त से उसके वास्तविक अभाव पूरे हो रहे थे और उसे कल्पना से परे का सुख मिल रहा था। वह एक राजमहल की इकलौती संतान थी, उसकी हंसी पर मोती की लड़ियां निछावर की जाती थी। वह अपने पिता के जीवन की धुरी थी, उसकी उदासी पूरी राजधानी के चिंता का विषय बन जाती थी। बदरंग और अभावों से जर्जर चौवन सुल्तानगंज की उपेक्षित विपन्न सिलबिल अपने माध्यम से रेशम तथा स्वर्णाभूषण से सुसज्जित लावण्यमयी सुसंस्कृत राजकुमारी को रूपाकार दे रही थी। सिलबिल, सौम्य मुद्रा किंचित चौंकी। क्या प्रसेनजीत स्नेहातिरेक में घरेलू नाम का व्यवहार कर रहे हैं? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? शर्मा दरवाजे पे खड़े थे, एक हाथ में छाता दूसरे में थैला। तो नौटंकी में काम कर रही है? कान खोलकर सुन ले, हर बात की हद होती है, आखिर हमारे घर की भी कोई इज्जत है। सिलबिल ने ठंडी सांस ली। नाटकीय समक्षता की संभावना तो थी, पर मंचन के बाद पहले की नहीं। यह नौटंकी नहीं, क्लासिकल ड्रामा है और उसमें ऐसे घरों की लड़कियां काम कर रही हैं जिनकी इज्जत हमारे घर से ज्यादा ही है, कम नहीं। सिलबिल ने तेजी से कहा। पिता पल भर को सकबकाए, फिर आक्रामक हो गए। मुझे सिर्फ अपने घर से मतलब है, तेरे साथ लड़के भी काम कर रहे हैं, एक के साथ तू नाचती है और गाना गाती है। कल के दिन कुछ ऊंच नीच हो गया तो हमें मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। लड़की की लाज मिट्टी का सकोरा होती है। सिलबिल आवेश में आ गई। मैं किसी लड़के के साथ नाचती गाती नहीं हूँ, मैडम के सामने पूरी रिहर्सल होती है, तुम जब चाहो आकर देख लो। और जहाँ तक अपनी लाज का सवाल है। सिलबिल का यह रूप देखकर शर्मा जी सकते में आ गए। बेशरम, कैसे जबान लड़ा रही है? मैंने बोल दिया इस घर में नौटंकी नहीं होगी। मैंने भी बोल दिया यह नौटंकी नहीं, चौखंबा से छपी किताब है। चौखंबा का नाम सुनकर शर्मा जी चौंके। वह नोबेल पुरस्कार से भी ज्यादा सम्मान चौखंबा सुरभारती ग्रंथमाला की करते थे, पर अब तो बात मुंह से निकल गई थी। कल से तेरी रिहर्सल बंद। और वह बड़े कदमों से नीचे उतरने लगे। सिलबिल ने आवेग से कहा, दद्दा, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन।
अगले दिन जब सुबह वर्षा मिस कात्याल के यहाँ नाटक की पोशाक का नाप देने गई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। फीते से उसकी कमर को घेरे में लेते हुए उन्होंने हल्की मुस्कान से कहा, 22 इंच। क्या हुआ वर्षा, सुबह सुबह आपका मूड खराब हो जाएगा। क्यों? लड़कों ने फप्तियां कसी। थोड़ा सा यह भी हुआ है, लेकिन मेरी परेशानी की वजह इससे बड़ी है। इनके नाप नोट करने के दौरान वर्षा ने बता दिया कि जैसे समुद्र के हृदय में बरनावल जला करता है, वैसे ही उसके भीतर पिता का आदेश धधक रहा है। मिस कात्याल गंभीर हो गई। छोटे शहरों में अभिभावक ऐसा रुख अपना लेते हैं, लेकिन तुम अपने मन को टटोल लो। अगर तुम्हारा इरादा बदल रहा हो तो ठीक है, हमारी मित्रता में कोई फर्क नहीं आएगा। वर्षा की आंखें गीली हो गईं। कांपते स्वर में कहा, जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है उसे छोड़ने के लिए मत कहिए। उसकी आंखों में जो भाव थे उससे मिस कात्याल तरल हो गई। उन्होंने हाथों को अपने हाथ में लेकर दबा दिया। जैसे रोगी यह समझकर औषधि पी लेता है कि इससे मैं अच्छा हो जाऊंगा, वैसे ही राजा दिलीप भी उन बैरियों को अपना लेते थे जो भले होते थे। जैसे सांप के काटने पर लोग अपनी उंगली भी काटकर फेंक देते हैं, वैसे ही राजा दिलीप भी अपने उन सगे लोगों को निकाल बाहर करते थे जो दुष्ट होते थे। शर्मा जी कक्षा में रघुवंश का पाठ पढ़ा रहे थे जब चपरासी ने आकर सूचना दी कि प्रधानाध्यापक ने तुरंत बुलाया है। कक्षा को छोड़कर जाने की बात थोड़ी अजीब थी, इसलिए उन्होंने कारण पूछ लिया। उत्तेजित चपरासी ने बताया कि मिश्री लाल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सिंहल और खुद कार चलाने वाली मिस कात्याल आए हैं। प्रधानाध्यापक शुक्ला जी इतने विशिष्ट अतिथियों के पधारने से स्वाभाविक नहीं रह पा रहे थे। उन्होंने अतिरिक्त जोर से घंटी बजाई और अतिरिक्त उत्साह से चाय का आदेश दिया। किंचित जर्द चेहरे के साथ जब शर्मा जी भीतर घुसे तो मिस कात्याल ने तुरंत खड़े होकर उनका अभिवादन किया। आइए शर्मा जी, प्रधानाध्यापक अतिरिक्त उष्मा से बोले। शर्मा जी के बैठने के बाद तो 2 पल का विराम रहा होगा जब मिस कात्याल ने मुहावरेदार अंग्रेजी के परिष्कृत उच्चारण वाले लहजे में बात शुरू की। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपके घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने की धृष्टता कर रही हूँ, लेकिन वर्षा अगर आपकी बेटी है तो मेरी भी छात्रा है और इस नाते मेरा थोड़ा सा अधिकार बनता है कि मैं आपके सामने अपना दृष्टिकोण रख सकूं। हम नाटक को एक सांस्कृतिक तथा सौंदर्य बोधीय कार्यकलाप के रूप में लेते हैं ताकि एक और छात्रों को अपने महान सांस्कृतिक विरासत की झलक मिले, दूसरी ओर इस कला माध्यम के जरिए वे अपने को अभिव्यक्त करने से लाभान्वित हो सके। इस प्रक्रिया में मैं ऐसा कोई कारण नहीं देख पाती जिससे वर्षा की सामाजिक बदनामी का डर हो। यह नाटक संस्कृत साहित्य की एक अनूठी उपलब्धि है, आप स्वयं पढ़कर देख ले। इसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है जिससे हमारे ऊपर लांछन लगने की आशंका हो। रही रिहर्सल की तो वह हमेशा मेरी मौजूदगी में और मेरी जिम्मेदारी पर होती है। कुछ क्षणों के लिए वातावरण बिल्कुल स्तब्ध रहा। मिस कात्याल के ध्वनि समूह ने जो वितान बनाया था उसकी भव्य गरिमा के सम्मोहन एवं आतंक ने जैसे सबको मूक बना दिया। शर्मा जी चुपचाप मेज की ओर देखते रहे। मिस कात्याल ने उनके सामने जो पुस्तक रखी थी उसे उठाने का कोई उपक्रम उन्होंने नहीं किया। फिर हल्के से खांसकर गला साफ करते हुए वह धीरे से बोले, मैंने बाहर जो सुना उसी के आधार पर वर्षा को मना किया। मैं छोटा आदमी हूँ और मुश्किल से अपनी जिम्मेदारियां निभा पाता हूँ। मेरी आशंकाएं भी मेरे अनुरूप ही हैं। बरसाती बावड़ी गंगा की ओर देखेगी तो मलिन ही होगी। 1-2 जगह वर्षा के ब्याह की बात चल रही है। पता नहीं नमक मिर्च लगी कौन सी बात उन तक पहुँच जाए। जब आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आपका सम्मान रखना मेरा कर्तव्य है। शर्मा जी ने मिस कात्याल का दृष्टिकोण कितना समझा यह तो मालूम नहीं, लेकिन मिस कात्याल ने पिता के रूप में शर्मा जी के दृष्टिकोण को काफी हद तक समझ लिया। लेकिन क्योंकि वह वर्षा की जिंदगी से संबंधित होते हुए भी उसकी इच्छा के विरुद्ध था, इसलिए वह उसे सहानुभूति नहीं दे पाई। शर्मा जी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस मुद्दे पर वर्षा इतनी दृढ़ता से मोर्चा लेगी। इस बात के लिए ऐसी दृढ़ता उनके तर्क की सीमा में नहीं आती थी। रात को जब वह सोए तो एक ठंडी सांस लेकर पत्नी से बोले, मुझे इस लड़की के लक्षण ठीक दिखाई नहीं देते। करौंदे की झाड़, दोहत के बार खिला अशोक बनना चाहती है। तीसरी घंटी के बाद अभिशप्त सौम्य मुद्रा अत्यंत सफल रहा। आज जब वर्षा याद करती है तो प्रदर्शन से पहले का अंतिम सप्ताह 1.5 महीने के कठिन पूर्वाभ्यास का तनाव भरा रोम खड़े कर देने वाला क्लाइमेक्स प्रतीत होता है। शुक्रवार को जब ड्रेस रिहर्सल हुई तो वासवी की भूमिका करने वाली मंजरी नहीं थी। उसे फिरोजाबाद से गुरुवार को आ जाना था, पर वह अब तक नहीं पहुंची थी। डॉक्टर सिंहल की कार्ड लिए प्रोफेसर सिन्हा बस अड्डे पर खड़े और हर आने वाली बस में व्यग्रता से झांकते थे। विनीता ने ड्रेस रिहर्सल के दौरान वासवी की प्रॉक्सी की। प्रसन्नजीत की भूमिका करने वाले नंद किशोर का पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हो गया था। वह अभी तक जरा सा लंगड़ा कर चलता था। मिस कात्याल ने वर्षा को 1000वां निर्देश दिया, अगर कल तक यह ठीक से न चल पाए तो तुम दूसरे दृश्य के शुरू में यह लाइन जोड़ देना, तात आखेट में लगी आपको चोट ठीक नहीं हुई।
आपने स्वयं क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लेते। मयंक दत्ता का कृत्य कंधों पर बहुत चौड़ा हो गया था। यह किरदार निभाने वाले मुरली ने दर्जी का कॉलर पकड़कर उसे इस तरह झकझोर दिया था कि वह रुआंसा हो। हमारी भी इज्जत है। कराग अलापते हुए कुर्ता ठीक करने से पहले डॉक्टर सिहल से शिकायत करने के लिए बेचैन था। सौम्य दत्ता के नकली आभूषण मिस कात्याल को पसंद नहीं आए थे। वे असली गहनों के लिए संस्थापक के पौत्र प्रबंधकारिणी के सभापति छगन लाल को फोन करने गई थी। 5वें दृश्य में पहने जाने वाली पादुकाएं वर्षा के अंगूठे को काटती थी। उन्हें थोड़ा फैलाने के लिए वह मोची के पास भाग रही थी। पहली ही बार बैठने पर झूले की एक कड़ी टूट गई थी और वर्षा की दाईं कोहनी में गहरी खरोंच आई थी। मिसेस सिंहल हाथ में बैंडेज लिए वर्षा को ढूंढ रही थी। पृष्ठभूमि संगीत के टेप में दृश्यारंभ का वीणा वादन पहले दृश्यांत के साथ जुड़ गया था। उसे फिर से रिकॉर्ड करना था, पर एक कार बस अड्डे पर फंसी थी। मिस कात्याल का यहाँ होना लाजमी था और मिसेस सिंहल व मिसेस सिन्हा को ड्राइविंग नहीं आती थी। उद्यान के कटआउट का एक हिस्सा विंग्स में रखे पैडस्टल पंखे की हल्की हवा से ही टेढ़ा हो जाता था, जबकि गमले के पौधों को हिलाने के लिए हवा जरूरी थी। ऐसी आपाधापी और तनाव के बीच वर्षा भरसक सहज बनी रहने की कोशिश करते हुए अपनी भूमिका पर एकाग्र थी। उसके संवाद, निरूपण तथा गति विन्यास को लेकर मिस कात्याल आश्वस्त थी, पर ड्रेस रिहर्सल में उन्होंने कुछ हारगत गलतियां बतलाई थी। वीणा वादन में वह अपना मुंह काफी पीछे कर लेती थी, जबकि वे प्रोफाइल चाहती थी। मयंक दत्त से गुलदस्ता लेने के बीच में यह कुसुम अस्तवक नहीं, मेरी कामनाओं का इंद्रधनुष है कहते हुए वह हमेशा उसे मास्क कर लेती थी। आखिरकार इस दृश्य के लिए मिस कात्याल ने मंच पर खड़िया से एक रेखा बना दी थी, जिसके ऊपर उसे हरगिज पांव नहीं रखना था। ओ मेरे अभिशप्त सपने, खिलने के लिए मुंह बंद कलियों में स्फुरन हुआ ही था कि डूबती हुई रश्मियां मुरझाने का संदेश ले आई। कहते हुए वह विष पात्र एकदम पी जाती थी, जबकि कुछ पल उदास मुस्कान से पात्र देखते हुए उसे धीरे धीरे ऊपर उठाना था और अपने ऊपर केंद्रित प्रकाश वृत्त के तीव्र हो जाने पर उसे मुंह से लगाना था। रात को वर्षा ठीक से सोई नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में नींद उचट जाती थी। करीब 2 बजे जब लगा कि अब सो नहीं पाएगी तो उसने चाय बनाई और छोटे छोटे घूंट लेती कुर्सी पे बैठी रही। सामने नाटक खुला था। 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में लिखा गया। हो सकता है सौम्य मुद्रा काल्पनिक हो सकता है किसी वास्तविक राजकन्या या कन्या की प्रतिमूर्ति हो। आज हजारों साल बाद शाहजहांपुर की वर्षा वशिष्ठ भोजपत्रों पर उकेरे नारी पात्रों को मांसल रूप देने की कोशिश कर रही है। सौम्य मुद्रा की आशाओं, स्वप्नों, आत्ममंथन तथा आंसुओं, मुस्कानों के बीच अपने संवेदना तंतुओं को तलाशने की कोशिश कर रही है। मध्य दिसंबर के दिन थे। खुली खिड़की से छत बिछत चांद दिखाई दे रहा था, उजला ठंडा। आसपास गहरी नीरवता थी। हवा का हल्का सा झोंका आया तो किताब के पन्ने पलट गए। यह सौम्य मुद्रा और मयंक के बीच का दृश्य था। वह बोलने लगी, मयंक, मेरे जीवन को निपट अंधकार बनाकर चले गए तुम तो हमारे वंश का इतिहास लिखने आए थे। उस वंश को बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितने सपने देखे थे हमने साथ साथ, अब क्या होगा उनका। प्रेत बनकर विकराल गिद्धों की तरह मेरी कामना नोच नोच कर खाएंगे। तुम्हारी कितनी स्मृतियां मेरे तन मन के साथ हैं। तुम्हारी विछोह की पीड़ा के दंश के साथ वे सुलगते अंगारे सी दहक उठेंगी। 8 पहर मेरी भावना को सुलगाएंगी। मैं मूर्तिमान तुम्हारा समाधि लेख हूँ मयंक। तुम्हारे बिना मेरी सार्थकता कैसे। और नन्हा सा आंसू उसके कपोल पर बह आया। कपोल के भीगेपन को उंगली पर लेकर वर्षा पल भर देखती रही। पहले आतंकित हुई, फिर विस्मित, फिर विभोर। सौम्य मुद्रा का आंसू मेरी आंखों में आ गया है। अगले दिन दोपहर 3 बजे उसने सौम्य मुद्रा के वस्त्र पहने। नफीस मुलायम रेशम का बदन पर स्पर्श बहुत भला लग रहा था। श्रृंगार प्रसाधन और आभूषण पहनाते हुए 5 बज गए। जब आदमकद आईने के सामने वह खड़ी हुई तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बचपन की जानी पहचानी सिलबिल है। अरे भाई, सौम्य मुद्रा को ठिठौना लगा दो, मेकअप के इंचार्ज मिसेस सिंहल ने हंसकर कहा। आलता लगे पांव में रुंझुन पायल, कमर पर चौड़ी करधनी, जिसकी लड़ियां जंघाओं एवं नितंबों पर ठिठलाती हुई सुडौल उभारों को कसते हुए चुस्त कंचुकी वक्षकी मध्य रेखा पर दप दप करती मणिमाला, बाहुबलों में भुजबंद, कलाइयों में चूड़ियां और सोने के कड़े, दाई अनामिका में बड़े नग की अंगूठियां, कानों में बड़े बड़े गोल कर्णफूल, पीठ पर लहराए बालों में गुथी कलियां, मांग के बीचों बीच चमकती लड़ी वाला माथे का झूमर और काजल से तीखे किए नैन। वह मंच पर आ गई। मंचाग्र पर एक और वीणा थी, दूसरी ओर 3 आसनों के साथ मदिरा कोष्ठ। मंच पृष्ठ पर बाईं ओर झूला था, दाईं तरफ चित्रफलक, उसके पीछे गवाक्ष था और झूले से तो थोड़ी दाईं ओर दीपस्तंभ। वर्षा वस्त्राभूषणों के साथ अपनी गतियों का अभ्यास करने लगी। उसने एक आसन पर बैठकर झुककर वीणा के तार छेड़े, झूले पर बैठ थोड़ा झूली, कुर्सी उठाकर फलक पर रेखाएं खींची, फिर गवाक्ष के सम्मुख खड़ी हुई। तनिक झुकने पर ओढ़नी फिसल जाती थी। मिसेस सिहल से कहकर उस पर एक पिन लगवाई। मिस कात्याल कहाँ है? मेकअप के बाद उनसे सामना नहीं हुआ था। लाइटिंग बूथ में मिस कात्याल पृष्ठभूमि संगीत तथा प्रकाश संयोजन के प्रबंध के साथ क्यों सीट की दुरुस्तगी जांच कर रही थी।
दरवाजा खुलते ही भीनी सुगंध का झोंका आया, फिर रेशम की मुलायम सरसराहट के साथ पायलों की रुनझुन सुनाई दी। दोनों लड़के मोहविष्ट से पीछे देख रहे थे। मिस कात्याल ने पीछे देखा तो राजकीय गरिमा वाली भाव भंगिमा से 3 पग चलकर वर्षा उनके सामने झुक रही थी। देवी दासी का अभिवादन स्वीकार करे, उसने रुचि का संवाद बोला। मिस कात्याल ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर हल्के से बाहों में भरते हुए माथे पर चूम लिया। जब पहली घंटी हुई तो उसने झुककर मंच छुआ और उंगलियां माथे से लगा ली। मन ही मन कहा, हे सीताराम, मेरी लाज रखना। फिर जोड़ा, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी अगर। पर्दे के पार लोगों की बातचीत की हल्की भन-भनाहट सुनाई दे रही थी। कुल मिलाकर 12 कलाकार थे। मिस कात्याल बारी बारी से सबसे हाथ मिला रही थी। 1.5 महीने के अनथक श्रम के बाद रिले रेस में उनकी पारी समाप्त हो रही थी। अब बेटन कलाकारों के हाथ में था। वर्षा के पास वो सबसे आखिर में आई, हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बेस्ट ऑफ लक। तीसरी घंटी बजी। हॉल में धीरे धीरे अंधेरा हुआ। पृष्ठभूमि में संगीत के सुर भरने लगे। मंच पर धीरे धीरे प्रकाश हुआ। वर्षा विंग्स में खड़ी थी। जैसे ही संगीत में उदास बांसुरी का क्यू आया, वह राजकीय गरिमा से 5 पग चली। अब वह प्रकाश के दायरे में थी, सैकड़ों जोड़ी आंखों का केंद्र। पर बचपन की वह दहशत की अनुभूति नहीं थी, सिर्फ हल्की सी धुकधुकी थी मन में। और 5 पग चलने के बाद जब वह चित्रफलक के सामने खड़ी हुई तो खासी सहज हो गई थी। उसने कुर्सी उठाकर रेखाएं खींची। उसे याद था कि चौथी रेखा का अंत दासी का क्यू है। और जब वह 5वीं रेखा खींच चुकी थी, रुचि कहाँ गई? उसने अपने को पीछे मुड़कर देखने से रोका। तभी रुचि का स्वर सुनाई दिया, अरे देवी, यहाँ है। मैंने तो उद्यान का कोना कोना छान मारा। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मिस कात्याल ने शर्मा जी को विशेष रूप से निमंत्रण भेजा था, पर वह नहीं आए। वर्षा के बल देने के बावजूद माँ ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। हाँ, उमंग भरा किशोर आया था झल्ली को साथ लेकर। जब सौम्य मुद्रा ने अपने राजसी कक्ष में प्रवेश किया तो किशोर का मुंह खुला रह गया। कुछ पलों के बाद झल्ली आतंक से रुधे स्वर में फुसफुसाई, छोटी चिट्ठी। जब सौम्य मुद्रा ने गुलाब का फूल तोड़ा, उसे सूंघते हुए झूले पर बैठी और 2-3 पेंगेली तो परिवार के दोनों छोटे सदस्य मोहाविष्ट थे। सिविल का इस समय उनकी रूखी खुरदुरी दुनिया से कोई नाता न था। वह एक मायावी लोक की संचालिका थी। इस एक पल में किशोर के मन में बहुत ऊंचाई पर प्रतिष्ठित हो गई। तीसरी घंटी के बाद 2 घंटों के लिए वर्षा जैसे हॉल की स्थिति में थी। देवी आए हुए 1-2 लोगों को उसने मुंह में त्रिशूल चुभे हुए देख रखा था। बताया गया था कि थोड़े समय उन्हें पीड़ा का एहसास नहीं होता। वर्षा ने अपने भावोन्माद की प्रकृति थोड़ी भिन्न महसूस की। वर्षा के अपने दुख दर्द भावतंत्र के तल में रह गए थे। ऊपर लबालब भरे सौम्य मुद्रा की विषाद का आलोड़न था, पर इस विषाद की भी प्रकृति भिन्न थी। सौम्य मुद्रा की व्यक्त कर देने वाली वेदना को व्यक्त करते हुए वर्षा एक तरह से अपरिभाषित आनंद से थरथरा गई। होश संभालने से लेकर अब तक हताशा, घुटन और आक्रोश का जो जहर वह बूंद बूंद पीती आ रही थी, वह 2 घंटों में वह न सिर्फ कपूर की तरह उड़ गया, बल्कि एक अनजाने सुख की तरंग से देह सिहर उठी। वर्षा को लगा जैसे तमाम दर्शकों के सामने जगमगाते मंच पर वह यौवन की पहली प्रणय क्रीड़ा के अनुभव से गुजर रही है। क्या यह ही जीवन की सुंदरता है? रोमांच के साथ उसने सोचा। कट्रेल कॉल के समय ऊंची करतल ध्वनि के बीच वर्षा ने थोड़ा झुककर पहली बार दर्शक समुदाय को उड़ती निगाह से देखा। किसी चेहरे पर नजर टिक नहीं पाई। तमाम चेहरे एक दूसरे से डिस्सॉल्व होते जा रहे थे, जैसे हवा में तैरती हुई। जब वह विंग्स में मिस कात्याल से टकराई तो इस बार उन्होंने जोर से बाहों में भरा और कपाल चूम लिया। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले भाग के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।